हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का फर्स्ट लेसन, और लेसन का नाम है द कोल्ड वॉर। तो इस लेसन के एमसीक्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये एमसीक्यू तो नहीं है बट एक्चुअली इस एमसीक्यू लेसन का इस क्वेश्चन का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एमसीक्यू बना के किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के मेन रीजन क्या थे। एक्चुअली ये कंपटीशन था बिटवीन टू सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। उस समय दो सुपर पावर थी वर्ल्ड में। जैसे आज के टाइम पे वी हैव ओनली वन सुपर पावर, वो है अमेरिका, है ना। बट उस समय जो है दो सुपर पावर थी। और आपको पता है कभी भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। तो इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करने में लगे हुए थे, दोनों का आपस में झगड़ा होता रहता था। तो द फर्स्ट है वो है, इट वॉज द कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। अब यूएस के जितने दोस्त हैं वो सोवियत को बुरा मानते थे, और सोवियत के जितने दोस्त हैं वो यूनाइटेड स्टेट को बुरा मानते थे। जैसे आप लोग स्कूल में अपने फ्रेंड्स बनाते हो, तो आप जिससे नाराज़ हो जाते हो, आप अपने फ्रेंड को परस्यू करते हो कि वो भी उनसे नाराज़ हो जाए। तो सिमिलरली जो यूएस के दोस्त थे वो सोवियत यूनियन और उसके ग्रुप को पसंद नहीं करते थे, एंड वाइस वर्सा, सेम चीज़ सोवियत यूनियन और उसके ग्रुप के लिए भी था। नेक्स्ट था, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था इन दोनों सुपर पावर के बीच में। अब आइडियोलॉजिकल वॉर से आप क्या समझते हैं? आइडियोलॉजिकल वॉर का मतलब है यूनाइटेड स्टेट की जो आइडियोलॉजी है वहाँ पर क्या फॉलो होता है, वो होता है डेमोक्रेसी। ऐसे ही यूएसएसआर यानी सोवियत की जो पॉलिसी थी वो थी कम्युनिज्म। तो दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। यूएस चाहता था कि सारी दुनिया डेमोक्रेसी को फॉलो करे, और यूएसएसआर चाहता था सारी दुनिया कम्युनिज्म को फॉलो करे। पर ऐसा तो हो नहीं सकता है, आप अपनी आइडियोलॉजी दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते हो। तो ये भी उनका एक मेन रीज़न था कोल्ड वॉर का। नेक्स्ट था, कोल्ड वॉर के कारण दोनों कंट्रीज़ में आर्म्स की रेस हो गई। एक बोलने लगा मेरे पास अगर 10 एटम बॉम्ब्स हैं, तो सोवियत यूनियन बोलने लगा मैं 15 एटम बॉम्ब बनाऊंगा। उसके बाद यूएस को लगा अच्छा तो अब मैं जो है 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता हूँ, तो सोवियत ने बोला चलो मैं 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में कंपटीशन होते होते बहुत सारा हथियार इकट्ठा हो गया। तो इससे आर्म रेस स्टार्ट हो गई, जो पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। तो ये भी क्वेश्चन 1 के जैसा ही है। इसके हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देख लीजिए। ये कैसे भी घुमा तुमा के आपको जो है इससे आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो नैम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देखो जो रिच कंट्रीज़ थे, कुछ कंट्रीज़ तो यूएस के साथ चले गए, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर के साथ चले गए, बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी, कुछ गरीब कंट्रीज़ थी, कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी जो दोनों के साथ नहीं गए। वो डर के रहे कि अगर हम एक के साथ जाएंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, तो इसी तरह से दूसरे के साथ जाएंगे तो पहला वाला नाराज़ हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल अलग रखा, ग्रुप में ज्वाइन ही नहीं हुए। तो नैम के क्या ऑब्जेक्टिव थे? सबसे पहला ये था कि जितने भी डीकोलोनाइज कंट्रीज़ हुए हैं उनके ऊपर नैम की पॉलिसीज़ को परस्यू करना। अब डीकोलोनाइज का मतलब क्या होता है? ऐसी कंट्री जो पहले किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर में गुलाम थी, बट अब उनके देश के लोगों के मूवमेंट के कारण उन कंट्रीज़ को आज़ाद कर दिया गया है। जैसे इंडिया भी जो है पहले ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, ब्रिटेन ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ था, बट हम लोगों के फ्रीडम मूवमेंट के कारण ब्रिटेन ने हमको 1947 में फ्रीडम दे दी। तो इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका है, वियतनाम है, फिलीपींस है, और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री रूल कर रही थी। तो ऐसे कंट्री जिनको नया नया आज़ादी मिला था, वो बेचारे पहले से ही थोड़े से डरे हुए थे। तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करें, मतलब कौन सी सुपर पावर को ज्वाइन करें। तो उनके लिए नैम एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। नैम का मतलब है आप किसी भी सुपर पावर का हिस्सा नहीं हो। नेक्स्ट था, नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस। मैंने आपको पहले बता दिया है, न यूएस को ज्वाइन करना है, न यूएसएसआर को ज्वाइन करना है। और थर्ड पॉइंट था, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब आपको पता है अपने घर में ही कितनी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो वर्ल्ड में कितनी इनइक्वालिटीज़ होती होंगी। जो यूएस है वो, और जो यूएसएसआर है, और जो बाकी रिच कंट्रीज़ हैं, वो अपनी कंट्री में रिसोर्सेज को लेके जाते हैं, वहाँ पे उस रिसोर्सेज को बहुत हाई रेट में बेचते हैं, और जबकि वो हमारी कंट्री से जब खरीदते हुए जाते हैं तो उसको बहुत सस्ते दामों में खरीदते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो केवल वो अपने ही मार्केट में बेचने को अलाउ करते हैं, वो हमारी कंट्रीज़ में, हमारे अंडर डेवलप या फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें वो गुड्स को नहीं बेचते। तो ये पॉलिसीज़
रिच कंट्री के लिए अलग और पुअर कंट्रीज़ के अलग, तो इन सब के खिलाफ भी आवाज़ उठाना नेम का काम था। What describes the feature of the military alliance formed by the super power? सुपर पावर यानी यूएस और यूएसएसआर ने दो मिलिट्री अलाइंसेस बना रखे थे। ओके, तब अब इनका क्या काम था? इनका ये काम था, जैसे सपोज करो यूनाइटेड स्टेट का जो दोस्त है वो ब्रिटेन है, यानी वो उसका अलाई है। अलाई का मतलब होता है फ्रेंड, आपका पार्टनर। तो अगर ब्रिटेन में जब कभी यूनाइटेड स्टेट को ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट को अपनी कंट्री में थोड़ी जगह प्रोवाइड करेगी, सो दैट यूनाइटेड स्टेट वाले वहाँ पे अपने प्लेन, वहाँ पे अपनी आर्मी, वहाँ पर अपने हथियारों को वहाँ पर प्लेस कर सके, वहाँ पे लैंड करा सके। नेक्स्ट है, जितने भी अलाइज या ग्रुप के मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनको सुपर पावर की आइडियोलॉजी और उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समर्थन करना पड़ेगा, उनको हाँ बोलना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आप अपनी क्लास में ग्रुप बनाते हो, तो आप चाहते हो जो आपके फ्रेंड्स आपके ग्रुप में है वो अपोजिट जो ग्रुप है उस ग्रुप के साथ फ्रेंडशिप ना करे, वो आपके साथ ही रहे और आपकी ही बातें मानते रहे, है ना। तो सेम चीज़ इन मिलिट्री ग्रुप्स के भी साथ था। यूएस के जो इतने भी मिलिट्री ग्रुप्स थे, उसकी कंट्री जो कंट्री उसको साथ दे रही थी, उनको यूनाइटेड स्टेट के सारे मिलिट्री एक्शन को येस यू आर गुड, आपके एक्शन अच्छे हैं, गुड हैं, अच्छे हैं और आपकी आइडियोलॉजी भी अच्छी है, ये बोलते रहना पड़ता था, तभी यूनाइटेड स्टेट खुश होता था। और सेम कंडीशन यूएसएसआर के साथ भी थी। नेक्स्ट था, अगर उस अलाइज यानी उस ग्रुप के किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता था तो उसको ये माना जाता था कि वो सारे ग्रुप के ऊपर अटैक है और सारे ग्रुप वाले मिलके उसका जवाब देते थे। एक तरफ से देखा जाए तो ये सही भी था, क्योंकि एक कंट्री अकेले ही किसी बड़ी कंट्री के साथ नहीं लड़ सकती। सपोज करो ब्रिटेन के ऊपर रशिया के सारे दोस्त मिलके हमला करते हैं तो ब्रिटेन अकेला तो उनका जवाब नहीं दे पाएगा, तब उस केस में क्या होगा, अमेरिका और बाकी जितने भी इनके फ्रेंड कंट्रीज़ हैं वो सारे मिलके उसका जवाब देंगे। Here's a list of countries. Write against each of these the bloc they belong to during the Cold War. Cold War में आपको पता है सारा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था, एक था ईस्टर्न अलायंस और एक था वेस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस जो था वो यूएसएसआर का था और वेस्टर्न अलायंस जो था वो यूएस का था। तो पोलैंड कंट्री वो ईस्टर्न साइड में है, तो सोवियत की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने सोवियत को सपोर्ट किया और जो अमेरिका की तरफ की कंट्रीज़ हैं उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया। पोलैंड साउथ सोवियत ब्लॉक में चला गया, फ्रांस अमेरिका के ब्लॉक में चला गया, जापान अमेरिका के ब्लॉक में चला गया, नाइजीरिया नॉन अलाइंड रहा, वो बेचारा नया नया जो है आज़ाद हुई कंट्री थी, तो न वो सोवियत के साथ गया न वो अमेरिका के साथ गया, उसने नैम को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया, वो सोवियत के साथ चला गया, श्रीलंका वो भी नैम के साथ चला गया। तो अभी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का मतलब होता है नॉन अलाइन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो। सीटो का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो मेंबर नहीं है वो पाकिस्तान है, क्योंकि ये सारी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज सीटो की मेंबर हैं। नेक्स्ट है विच कंट्रीज़ वर इन्वॉल्व इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इस लेसन का स्टार्ट ही एक क्राइसिस के साथ हुआ था और उस क्राइसिस का नाम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी एक्चुअली इसमें, वो थी क्यूबा, यूएस और यूएसएसआर। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस स्टार्टेड इन विच ईयर, 1962 में स्टार्ट हुआ था ये। विच कंट्री प्लेस्ड मिसाइल्स इन द क्यूबा। क्यूबा में मिसाइल किस कंट्री ने वहाँ पे रखे थे, वो रखे थे यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर क्यूबा को सपोर्ट करती थी और क्यूबा यूएसएसआर की एक अलाई कंट्री यानी एक मित्र कंट्री थी। हु आर द 3 लीडर्स ड्यूरिंग द क्यूबा मिसाइल वॉर। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी बहुत इजी है क्योंकि पूरा क्वेश्चन इन्हीं 3 लीडर्स के आसपास घूमता है। फर्स्ट थे यूनाइटेड स्टेट के जो लीडर थे यानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो जॉन कैनेडी थे, और यूएसएसआर के जो हेड थे लीडर थे वो निकिता क्रुश्चेव थे, और क्यूबा का जो हेड था वो फिडेल कैस्ट्रो था। तो दीज वर द 3 लीडर्स ड्यूरिंग द क्यूबा मिसाइल वॉर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएस। यूएस की क्या आइडियोलॉजी थी उसको हमने पहले पढ़ ही रखा है, वो थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। वहाँ पे कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जो हैं प्राइवेट कंपनी के हाथ में होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा यूएस इतना डेवलप हो गया है क्योंकि वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर अगर आप गूगल की बात कर लें, अमेज़ॉन की बात कर लें, तो ये सारे प्राइवेट लोगों ने ही इनको ओन कर रखा है। और प्राइवेट लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के कारण वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जब ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, और जब ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं तो कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। वट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है रशिया के अंदर किसी एक पर्सन का कोई फैक्ट्री नहीं होता था। इनफैक्ट जितनी भी फैक्ट्रीज होती थी वो गवर्नमेंट की होती थी, जहाँ पर सब लोग एक समान काम करें, सब लोग का लिविंग स्टैंडर्ड एक हो, सब लोगों को एक समान सैलरी मिले। तो ऐसे आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं सोशलिज्म आइडियोलॉजी। मतलब वहाँ पर हर किसी को काम करना ही पड़ेगा, आप जितना मर्जी काम करो बट आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितने आपके नेबर को, आपके पड़ोसी को। तो कोई वहाँ पे रिच नहीं होता है, कोई वहाँ पे पुअर नहीं होता है, और हर किसी को हर कोई फैसिलिटी बराबर मिलती है। और यही कम्युनिज्म है और यही सोशलिज्म भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर वॉज रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। यूएस और यूएसएसआर के बीच में जितने भी कॉम्पिटिशन थे, जितने भी टेंशन थे, या फिर जितने भी कन्फ्रंटेशन का मतलब जब उनका आमने सामने झगड़ा हुआ हो या किसी बात पे उनकी आमने सामने बहस हुई हो, उसको कन्फ्रंटेशन बोलते हैं। तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में ये सारी चीज़ों को ही वी कॉल इट कोल्ड वॉर। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? वो हुआ था 1939 से 1945। हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई थी, तो उससे 2 साल पहले ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 ग्रुप्स हु फोर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारी कंट्रीज़ लड़ी थी, बट एक्चुअली उसमें भी 2 ग्रुप बन गए थे। अब आपको पता है जब भी लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली 2 ग्रुप के बीच में ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। या तो एक जीतने वाला ग्रुप होता है या एक हारने वाला ग्रुप होता है। तो ऐसे ही WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जो 2 ग्रुप्स थे वो थे अलाइड फोर्सेज एंड द एक्सिस फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज़ कंसिस्ट द अलाइड फोर्सेज। जो अलाइड फोर्सेज है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? उसमें थी यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। ये कब की बात है? जब यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात। और आपको पता होना चाहिए जो कोल्ड वॉर है वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इस लड़ाई में तो ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं इनके ग्रुप को बोला जाता है अलाइड फोर्सेस, और ये फोर्स जीती भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज कंसिस्टेड द एक्सिस फोर्सेस। एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्री थी? वो थी जर्मनी, इटाली और जापान, और ये तीनों कंट्रीज मिलके बुरी तरह से हारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली इस लेसन में उतना ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आप पहले के लेसन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अगर आपको टाइम पीरियड पता करना है तो आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो था 1914 से लेके 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन विच सिटीज़ इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है ना 2 बॉम्ब गिरे थे, तो वो कहाँ गिरे थे एक्चुअली? तो वो गिरे थे जापान के 2 बहुत ही फेमस शहर थे, उनका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी, सॉरी। और उसमें बॉम्ब गिराने वाली कंट्री कौन थी? यूनाइटेड स्टेट ने गिराया थे वो 2 बॉम्ब, और वो गिराए थे 1945 में। और इस बॉम्ब को ड्रॉप करने के बाद तुरंत ही लड़ाई ख़त्म हो गई थी। जापान ने सरेंडर कर लिया था। सरेंडर का मतलब जो है उसने हार मान ली थी और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। आपको पता है उन बॉम्ब्स के भी कुछ नाम थे, जैसे हम अपने पेट को नाम देते हैं, खुद को नाम देते हैं, या कभी कभी अपने घर को भी नाम देते हैं। तो ऐसे ही इन 2 बमों के भी नाम थे। क्या नाम थे उनके? उनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन।
व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इस लेसन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है, इसका मतलब है जब टू कंट्रीज हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। कहने का मतलब जो दो सुपर पावर्स या दो कोई सी भी कंट्री इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि दोनों के पास एक दूसरे को हराने के लिए इनफ रिसोर्सेज हो और दोनों को पता हो कि अगर मैं लड़ाई करता हूँ तो मेरे सामने वाला मुझे हरा ही देगा, है ना। और उस केस में क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हमारी पूरी कंट्री ख़त्म हो जाएगी और उस कंट्री को दोबारा से बनाने में हमको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए दोनों ये भी जानते हैं कि हम दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट दोनों ये भी जानते हैं कि अगर अटैक हुआ तो हम दोनों कंट्रीज़ ख़त्म भी हो जाएंगी। तो इस डर से कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ती है ना, लड़ाई स्टार्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे लॉजिक को लॉजिक ऑफ डेटरेंस बोलते हैं। आपने कभी कभी किसी मूवीज़ में देखा होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो दोनों पता है अगर मैं मारूंगा तो अगले वाला भी मुझे उतना ही मारेगा। तो उस मारने के डर से वो बोलता है अरे तू मार, वो दूसरा वाला बोलता है पहले तू मार, ये बोलता है चल पहले तू मार के दिखा, है ना। दोनों एक दूसरे को भड़काते रहते हैं बट एक्चुअली में हाथ कोई नहीं उठाता है। तो इसी टर्म को, इसी कंडीशन को लॉजिक ऑफ डेटरेंस बोला जाता है। वाई डिड नॉट टू ब्लॉक्स इनिशिएट वॉर, तो दो जो ग्रुप थे यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही थी बट इसके बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे से वॉर क्यों नहीं किया। द टू कंट्रीज़ बिहेव्ड इन अ रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल वे, वो इसलिए कि दोनों कंट्रीज़ को पता था कि दोनों के दोनों ही सुपर पावर हैं, दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उन दोनों कंट्रीज़ ने बड़ी समझदारी से काम लिया और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से बचा लिया। What was the name of the bloc formed by the US, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाए गए ब्लॉक का नाम था नेटो ब्लॉक, जिसको 1949 में बनाया गया था और इसको वेस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं। वेस्टर्न अलायंस का मतलब ये सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड जो है ना, हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब के वेस्टर्न साइड्स में है, इसीलिए इसको वेस्टर्न अलायंस या फिर नेटो बोलते हैं। नेटो का मतलब होता है नॉन अलाइन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द यूएसएसआर, तो जैसे यूएस ने बनाया तो यूएसएसआर क्यों पीछे रहता, उसने भी एक ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक का नाम रखा पैक्ट ऑफ वार्सवा। वो था 1955 में और इसको बोला जाता है ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ ग्लोब के ईस्टर्न साइड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो, सेंटो देखो सेंट्रल लग रहा है वैसे भी, है ना, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वार्सवा पैक्ट, वार्सवा पैक्ट रशिया ने किया था, सॉरी यूएसएसआर ने किया था, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, टू काउंटर नेटोज फोर्सेस इन यूरोप। अगर नेटो की फोर्सेस उनके ऊपर हमला करती हैं तो उनसे अपने आप को बचाना और उनके ऊपर जवाबी हमला करना, दिस वाज द वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्सवा पैक्ट। Which two communist countries engaged in brief war over border territories, दो कंट्रीज जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो दोनों आपस में लड़ी थी अपने बॉर्डर को लेके, जैसे इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया और चाइना हमेशा एक दूसरे से बॉर्डर के लिए लड़ते रहते हैं। तो उस समय दो कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री थी जो आपस में एक दूसरे से लड़ी थी, वो थी यूएसएसआर और चाइना। तो यूएसएसआर और चाइना का बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है आपस में, और आपको पता है जब भी बॉर्डर शेयर होता है तो वैसे लड़ाई होती है। आप लोग जहाँ रहते हैं आप लोग देखा होगा आपके अपने नेबर के साथ भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। तो इतनी बड़ी कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट होना तो नेचुरल है। तो उन दोनों की लड़ाई हुई थी कब कब, 1950 में और 1969 में। बहुत बड़ी वॉर नहीं थी, छोटी क्लैश थी, बट वो बॉर्डर को लेके हुई थी जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेटो, नेटो जो यूनाइटेड स्टेट ने फॉर्म किया था अपना ग्रुप, उसका नाम नेटो है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका एक ऑब्जेक्टिव था जो फर्स्ट था, ये एक एसोसिएशन था 12 स्टेट्स का। स्टेट्स का मतलब हियर वी मीन कंट्रीज़, तो 12 कंट्रीज़ का एक ग्रुप था। और दूसरा ये माना गया था इसमें, या फिर दो सब ने ये एक रेजोल्यूशन लिया था कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो उसको हम ये समझेंगे कि हम सब के ऊपर अटैक हुआ है और हम सब मिलके उसका जवाब देंगे। थर्ड था टू हेल्प ईच अदर, 12 स्टेट मिलके एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में हेल्प करेंगे। सो दीज वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेटो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नैम, इसका बहुत ईजी आंसर है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट है वाई सुपर पावर्स मेंटेन
मेड अलाइज विथ स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज़। अब जो सुपर पावर थी वो खुद तो इतनी स्ट्रांग थी, उनको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं, बट इसके बावजूद भी उन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपना फ्रेंड यानी अपने ग्रुप में क्यों इंक्लूड किया? आपको पता है कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा, कुछ ना कुछ, है ना। ऐसे ही कोई नहीं अपने ग्रुप में अलाउड करता है। तो इसके जो रीजन थे वो थे टू ऑब्टेन रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। जैसे देखो, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सारे रिसोर्सेज तो नहीं मिल सकते, उनके पास बहुत अच्छे कंप्यूटर सिस्टम है, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, बट उनके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो उनके पास नहीं होंगे। सपोज उनको ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो इसीलिए उसने कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ को भी अपना फ्रेंड बना लिया, सो दैट उनकी कंट्री में अगर ऑयल है या फिर उनकी कंट्री में कोई और मिनरल है, जैसे उनके वहाँ टिन मिल रहा है, उनके वहाँ कार्बन मिल रहा है, या उनके वहाँ आयरन मिल रहा है, उनके वहाँ स्टील मिल रहा है, तो उसको वो यूज़ कर सके और अपनी कंट्री में लेके आ सके। तो ये उनका एक लालच था। ये फिर नेक्स्ट है उनकी टेरिटरीज़ को, जो उनके फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनकी टेरिटरीज़ को वो अपने लिए अपने वेपन्स को यूज़ करने के लिए या फिर अपनी आर्मी को वहाँ पे लैंड करने के लिए यूज़ कर सके। तीसरा नेक्स्ट है कि उन कंट्री से, जो उनके अलाइज कंट्री है, वहाँ पर वो अपने कुछ ऑफिसर्स को भेज के उनके जो दुश्मन देश हैं उनके ऊपर वो नज़र रख सके, उनकी जासूसी कर सके। और फोर्थ है इकोनॉमिक सपोर्ट, उन कंट्रीज से वो अपने वहाँ कुछ रिसोर्सेज मंगा सके और एक दूसरे को वो मनी के माध्यम से यानी पैसे के जरिए एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट कर सके। मेंशन द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ टू सुपर पावर्स। जो ये दो सुपर पावर हैं यूएस और यूएसएसआर, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने कब भिड़ी का मतलब इनके आपस में एक दूसरे से कैसी टकरार हुई, वो हुई थी सबसे पहले कोरिया में 1950 से लेके 1953 तक। दोनों के दोनों सुपर पावर कोरिया के अंदर चले गए थे और दोनों बोलने लगे कोरिया को हम लेंगे, और दूसरा बोलने लगा कोरिया को हम लेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, कोरिया को डिवाइड कर दिया, और आधा कोरिया यूनाइटेड स्टेट ने ले लिया और आधा कोरिया यूएसएसआर ने ले लिया। और सेम कंडीशन हुई थी जर्मनी में भी। जब जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हरा दिया था तो जर्मनी को इन दोनों ने कैप्चर कर लिया। तो यूएस बोलने लगा मुझे भी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट बोलने लगा, यूएसएसआर बोलने लगा मुझे भी चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया। हाफ जर्मनी यूएस के पास चली गई, हाफ जर्मनी यूएसएसआर के पास चली गई। और नेक्स्ट जो हुआ था इनका कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना, वो हुआ था कॉन्गो में 1960 में। नाम नेम 12 कंट्रीज़ ऑफ नेटो ग्रुप। नेटो ग्रुप जो यूएस चलाता था उसके 12 कंट्रीज़ कौन कौन से थे, वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, इटाली, नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, नीदरलैंड एंड टर्की। When was NAM formed? NAM was formed in 1961. Who were the founding members of NAM? Easy question है। इसके फाउंडिंग मेंबर थे जोसेफ बिजोस टीटो, वो यूगोस्लाविया के थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के थे, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के थे, क्वारने निक्रुमा वो घाना के थे। सो दीज वर द 4 लीडर जिनके कारण से NAM ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। Name some nuclear ban treaties. It's not banned, it's ban, B-A-N, ban treaties. तो कौन कौन सी ट्रीटीज़ थी जिनके कारण न्यूक्लियर वेपन्स पे रोक लगाई गई? अगर ये ट्रीटीज़ नहीं बनती तो यूएस और यूएसएसआर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन इकट्ठा कर लेते अभी तक। तो वो थी LTBT, इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट है NPT, इसका मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड बायपोलैरिटी? बाय का मतलब आपको पता होना चाहिए, बाय का मतलब दो होता है, और पोलर का मतलब जैसे हमारा अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड हो रखा है ना, 2 पोल्स में डिवाइड हो रखा है। तो व्हाट इज़ मेंट बाय बायपोलैरिटी? द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स। जब पूरे वर्ल्ड का 2 हिस्सों में डिवीजन हो गया, एक ईस्टर्न अलायंस बन गया, एक वेस्टर्न अलायंस बन गया, तो इसी को ही बायपोलैरिटी बोलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म थर्ड वर्ल्ड? अब आपको पता है ईस्टर्न को हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, वेस्टर्न अलायंस को सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं, बट कुछ ऐसी भी कंट्री थी जो दोनों का हिस्सा नहीं थी, तो ऐसी कंट्री को हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड रेफर्स
टू द पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, जो दोनों ब्लॉक के पार्ट नहीं थे, वो बेचारे बहुत पुअर और अंडर डेवलप थे. सच कंट्रीज वर नोन एज थर्ड वर्ल्ड. एट व्हाट प्लेस द फर्स्ट समिट ऑफ नैम कंडक्टेड. नैम का पहला जो समिट है, मीटिंग है, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी बेलग्रेड में, और इसको 25 मेंबर कंट्रीज़ ने अटेंड किया था, और ईयर था 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ नैम मेंबर्स इन 14 समिट. फर्स्ट से लेके 14 तक जो है इसकी क्या स्ट्रेंथ हो गई थी? ये 2006 में हवाना में हुआ था. इसमें अब 115 मेंबर हो गए थे इस ग्रुप के. गुड. और इसके बाद इसके 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नैम समिट. जो फर्स्ट नैम समिट हुआ था बेलग्रेड में, अब उस समय उनके पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे देखते हैं. फर्स्ट था कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज. जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें केवल 25 मेंबर कंट्रीज़ थे, आपस में एक दूसरे को कॉपरेशन करेंगे. कहने का मतलब, अगर कोई रिसोर्स चाहिए होगा, जैसे मैं तुम्हारे वहाँ से कोयला मंगाऊँ, तुम मुझे गेहूँ दो, उसके बदले में हम अगर आपके वहाँ से सॉल्ट मंगाते हैं तो उसके बदले में आप हमको इलेक्ट्रॉनिक सामान दो. तो ऐसे ही जो अदला बदली करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं कॉपरेशन. और ग्रोइंग कोल्ड वॉर एंड इट्स इफेक्ट. उस समय पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर की ही बात चल रही थी, तो उसके बारे में भी फर्स्ट नैम समिट में चर्चा हुई थी. थर्ड है एंट्री ऑफ न्यू डिकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज. अफ्रीका की बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को अपने ग्रुप में उनको इंक्लूड करना. व्हेन डिड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस. अमेरिका में भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, वो हुआ था 1787 में. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDC. की फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे इंडिया था उस समय. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIEO. इसका मतलब है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD. इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर द मेन पॉइंट्स ऑफ NIEO. 1972 में NIEO हुआ था, उसके क्या मेन पॉइंट थे? उन NIEO ने बोला था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके रिसोर्सेज के ऊपर उनका हक तो दो. जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जितना भी रिसोर्स था, आपको पता है ब्रिटेन लोग हमारे इंडिया से सारा जितना भी यहाँ पे इंडिगो उगाते थे, नील उगाते थे, उसको बहुत सस्ते दामों में ख़रीद के अपने देश में ले जाके उसको हाई रेट में बेच देते थे. हमारे यहाँ से बहुत सारा कॉटन, सिल्क, इतना अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद के हमारे वहाँ से सस्ते में खरीदते और अपने कंट्री में ले जाके बेच देते. हमारे यहाँ से सारा स्टील अपनी कंट्री में ले गए, हमारी फॉरेस्ट के सारी लकड़ी अपनी कंट्री में ले गए. तो NIEO ने बोला जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज उनको वापस दो, आप लोग क्यों लेके आ रहे हैं उन रिसोर्सेज को. नेक्स्ट था ऑब्टेन एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट्स. और ये जो फ्री या इंडिपेंडेंट हुई कंट्रीज़ हैं, ये पुअर कंट्रीज़, इनको अपने मार्केट में थोड़ी जगह तो दो. सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं मॉल का. मॉल में अगर सब कोई छोटा मोटा दुकानदार होता है, कोई गरीब दुकानदार होता है, तो उसको कभी जगह ही नहीं मिल सकती, क्योंकि मॉल में आपको पता है हर चीज़ महंगी होती है. तो वहाँ का रेंट भी इतना महंगा होगा कि कोई भी पुअर जो शॉपकीपर होगा वो उसके अंदर जाके अपनी शॉप कभी खरीद ही नहीं सकता. तो यही कंडीशन LDC कंट्रीज़ की भी थी. उनको वेस्टर्न मार्केट यानी अमेरिका और USSR के मार्केट में कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कंट्रीज़ उनको आने ही नहीं देती थी. तो NIEO ने बोला कि आप वेस्टर्न मार्केट में इन छोटी और पुअर कंट्रीज़ को भी तो जगह दो थोड़ी सी. और दूसरा उसने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको भी रिड्यूस करो. जैसे आपको पता है 1947 के बाद जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी, तो हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे डैम बने थे, फैक्ट्रीज़ बनी थी. तो उन डैम के लिए जो बहुत हैवी मशीनरीज थी, वो कभी जर्मनी से आई, कभी वो रशिया से आई. तो वो इतनी महंगी थी कि हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे. तब NIEO ने बोला कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पुअर कंट्रीज़ के पास नहीं है, तो प्लीज़ उनमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, आप इतना महंगा मत रखो. और नेक्स्ट और लास्ट था, जितनी भी LDCs कंट्री हैं उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में उनका मेंबर बनाना. बट ऐसा हो नहीं पाया है. जैसे अभी भी जो बहुत बड़ी और रिच कंट्री का जो ग्रुप है उसको G8 बोलते हैं या फिर WTO बोलते हैं. तो इन ग्रुप के मेंबर आपने देखे होंगे केवल रिच कंट्रीज़ ही होती हैं. इनमें पुअर कंट्रीज़ को इनका हिस्सा नहीं बनाया गया है. जैसे किसी एरिया में आप अपने क्लब का एग्जाम्पल ले लो, कुछ बहुत हाई फाई क्लब होते हैं या फिर कुछ हाई फाई होटल्स होते हैं जिनमें आम लोगों की एंट्री ही बैन होती है. वो बेचारे वहाँ के ना मेंबर बन पाते हैं, ना वहाँ पे कभी एंट्री ले पाते हैं. तो यही कंडीशन LDC कंट्रीज़ की भी थी. नेक्स्ट है, व्हाट बिकेम द कॉमन इशू फॉर द नैम इन द लेटर पीरियड. बाद के टाइम में नैम के जो इश्यूज़ हैं वो बदल गए. तो वो बदले हुए इश्यूज़
क्या थे? वो हैं इकोनॉमिक इश्यूज दैट हैव बीन वेरी इम्पॉर्टेंट। लेटर टाइम में नैम के जो इश्यूज़ हो गए वो इकोनॉमिक इशू हो गए। पहले आपने देखे होंगे जब शुरू में नैम मीटिंग करता था तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की बात करता था, एक दूसरे को कॉपरेशन देने की बात करता था, बट अब वो भी पैसों वाला हो गया है। पैसों वाला का मतलब जो है मनी माइंडेड हो गया है, तो वो इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करता है। Why did the objective of NIEO fade in the later years? NIEO के अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ये थे उसके ऑब्जेक्टिव्स कि LDC कंट्रीज़ को हेल्प करना है ना। उसने बेचारे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो पुअर कंट्रीज़ है उनकी हेल्प करें सारी रिच कंट्रीज़, बट बात में जो भी इसके ऑब्जेक्टिव थे वो सब ख़त्म हो गए, वो सब गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ थी उन लोगों ने पुअर कंट्रीज़ को अपने ग्रुप में शामिल ही नहीं किया, उनको इंक्लूड ही नहीं किया। और इसके अलावा नॉन अलाइंड कंट्री जो पुअर कंट्रीज़ थे वो बेचारे अभी भी अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, है ना। तो उन लोगों को इन बाकी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए अभी तक हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अगर आज़ाद भी हो गई थी तो उसके बाद भी उसके खुद के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। कभी पाकिस्तान वॉर कर देता था, कभी चाइना वॉर कर देता था, कभी श्रीलंका से परेशानी हो जाती थी, कभी बांग्लादेश से परेशानी हो जाती थी। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो हम बाहर की चीज़ों में कैसे ध्यान देंगे। इसलिए किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि कम से कम आप इंटरनल पीस तो मेंटेन रखो। जो अंदर के लोग हैं, जो अंदर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तो कम से कम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अंदर शांति बनाए रखें, है ना। तभी बेचारी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री बाहर की चीज़ों में ध्यान दे पाएगी और थोड़ा सा अपना प्रोग्रेस कर पाएगी। वट वर द इम्पॉर्टेंट रोल्स बीइंग प्लेड बाय इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर? जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उस समय इंडिया क्या कर रहा था? कोल्ड वॉर तो एक्चुअली 45 के बाद हुआ था और तब तो इंडिया आज़ाद भी हो चुका था। तो क्या इंडिया ने कुछ हेल्प की कि खाली बैठे बैठे देखता रहा? तो वो क्या क्या चीज़ें थी? ये क्वेश्चन गलत हो गया एक्चुअली, और आंसर कुछ और है इसका, सॉरी फॉर दैट। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड कोल्ड वॉर अ लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल? ये बोला था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। नेम एनी 4 कंट्रीज दैट जॉइन द सोवियत ब्लॉक? सोवियत ब्लॉक यानी ईस्टर्न अलायंस को ज्वाइन करने वाली कंट्रीज थी बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया। मेंशन 5 कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 12 कंट्रीज, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस, इटली एंड वेस्ट जर्मनी। सारी की सारी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं एक्चुअली। द वॉर्सवा पैक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय? जो वॉर्सवा पैक्ट हुआ था वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था यूएसएसआर ने। द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ मिलिट्री एज वेल एज डिप्लोमेटिक एड फ्रॉम यूएसएसआर? एक ऐसी कंट्री है जो आइलैंड है जिसको यूएसएसआर ने मिलिट्री हेल्प भी दी है और पॉलिटिकल हेल्प भी दी है। कौन सी कंट्री थी वो? क्यूबा थी वो। द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर पोस्ट WW2 इज़ नोन एज? ये तो बहुत ईजी है। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद दोनों के बीच में जो कंपटीशन था, जो दुश्मनी थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था द कोल्ड वॉर। व्हाट डज LTBT मीन्स? ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में हुई थी और इसका क्या प्रोविज़न था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगी। कहाँ नहीं कर पाएगी? एटमॉस्फेयर में नहीं कर पाएगी, आउटर स्पेस में नहीं कर पाएगी और अंडर वाटर में नहीं कर पाएगी। आपको पता है इन 3 जगहों में ही न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। तो इस कहने का मतलब कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि पता है जितनी बार न्यूक्लियर टेस्ट होता है उतनी बार हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। व्हाट इज़ NPT? NPT है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 की। इट अलाउज ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ थे बस उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए थे, जो देखो बिल्कुल गलत है ना। ऐसा क्यों है कि बस उनकी दादागिरी चले, बाकी और कोई कंट्री भी तो न्यूक्लियर वेपन बना सकती है। एंड स्टूप अदर फ्रॉम एक्वायरिंग देम, और बाकी कंट्रीज़ को बोले कि तुम मत बनाओ, बस हम बनाएंगे। तो कौन कौन है न्यूक्लियर पावरफुल कंट्रीज़? वो हैं यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। बट 1972 में हमारी कंट्री ने 2 बार, उसके बाद तो 2 बार एक्चुअली पोखरण में वो हो गया, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। तो इंडिया भी एक न्यूक्लियर
इनेबल्ड कंट्री बन चुका है। इसके अलावा हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है और वो भी न्यूक्लियर इनेबल्ड कंट्री बन चुका है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साल्ट? साल्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। हु वर द मेंबर्स ऑफ वार्सवा पैक्ट? ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और यूएसएसआर इन सब का हेड था। What was the main purpose as per the critics of US dropping two bombs on Japan? जब यूनाइटेड स्टेट ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया तो उसका एक्चुअली क्या पर्पस था? तो जो क्रिटिक्स होते हैं, जो मतलब दूसरों की बातों में कुछ ना कुछ बुराइयां निकालते रहते हैं, उनका कहना था कि एक्चुअली जो यूनाइटेड स्टेट है वो सोवियत यूनियन को ये दिखाना चाहता था कि मिलिट्री पावर में वो यूएसएसआर से भी आगे है और उनके पास इतने पावरफुल बम है कि वो किसी भी कंट्री को फिनिश करने की ताकत रखता है और वर्ल्ड में केवल यूनाइटेड स्टेट ही एक ऐसी कंट्री है जो सुप्रीम है। तो यही वो यूएसएसआर को दिखाना चाहता था और यही दिखाने के लिए उसने जापान के शहरों में बॉम्ब ही गिरा दिए। अब एमसीक्यूज हमारे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू लर्न एंड get explanation of these question then you can watch the video further, otherwise you can close the video. Next है non alignment does not imply neutrality or equidistance. What does this statement mean? non alignment का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल का मतलब कुछ बोलो ही ना। सपोज करो आपके घर में जो है मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसको हम न्यूट्रलिटी बोलेंगे, है ना। और जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों को टोकते हैं, जो गलत कर रहा है उसको भी टोकते हैं और जो गलत नहीं कर रहा है उसको समझाते हैं, तो उसको हम न्यूट्रलिटी नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स कि दोनों का झगड़ा सॉल्व हो जाए, बट वो दोनों में से किसी के भी पार्ट नहीं है, ना वो आपकी मम्मी का साइड ले रहे हैं ना आपके पापा का साइड ले रहे हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के साथ भी था। वो ऑल्दो किसी भी ब्लॉक के पार्ट नहीं थे, बट जब जब कोई कंट्री गलत करती थी वो उसके लिए कुछ बोलते थे। न्यूट्रलिटी रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अ वॉर एंड नॉट टू हेल्प एंड अ वॉर। और जब कभी वॉर हो दुनिया में तो उसको एंड करने के लिए कोई हेल्प ही ना करना, वो न्यूट्रलिटी है। बट नैम वाले मेंबर्स ने ऐसी न्यूट्रलिटी तो कभी नहीं दिखाई। उन्होंने जब जब वॉर हुआ उन्होंने सारे देशों को क्रिटिसाइज़ किया कि प्लीज़ अब वॉर को बंद करो, आप अपने सॉल्यूशन को पीसफुली निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? इंडिया की क्या पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट को लेके? इंडिया की ये पॉलिसी थी कि वो किसी भी कंडीशन में फ्लीइंग अवे यानी भागेगा नहीं, इंस्टेड वो जितने भी वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनमें इंटरवेन करेगा, उसमें दखलंदाजी करेगा, सो दैट जो कोल्ड वॉर है वो कम हो जाए या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और बहुत बार इंडिया ने ऐसा किया भी है। उसने जहाँ जहाँ पे लड़ाई हो रही थी उन कंट्रीज़ को समझाने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ काउंट एक्सप्लेन। और बहुत बार इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, उसकी बुराइयां की गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया ऑफन रिफ्यूज़ टू टेक फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़। जैसे बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होते थे उन इश्यूज़ के ख़िलाफ़ इंडिया ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इंडिया वैसे बेचारी उस समय छोटी तो नहीं बोल सकते बट पुअर कंट्री भी थी, अंडर डेवलप कंट्री भी थी। तो एकदम नया कोई कंट्री एकदम इतना ज़्यादा बोलने लग जाए तो हो सकता है कि दोनों जो सुपर पावर हैं वो नाराज़ हो जाएं। तो वो डर भी था, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना बड़ा मिलिट्री वो नहीं था, बेस नहीं था, हमारी मिलिट्री इतना पावरफुल नहीं थी, हमारी कंट्री इतनी पावरफुल नहीं थी, या फिर हमारे लोग भी इतने पावरफुल नहीं थे। तो जब हम नए नए होते हैं किसी भी जगह में, स्कूल में चाहे क्लास में, तो हम इतना ज़्यादा बक नहीं करते हैं ना। बट धीरे धीरे जब हम स्कूल से फैमिलियर हो जाते हैं तब हम जो है वहाँ पे फ्रेंड्स भी बनाने लगते हैं, वहाँ पे चिल्ला भी सकते हैं, वहाँ पे किसी को डांट भी सकते हैं। बट एकदम आज ही मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है और आज ही मैं जो है बहुत सारा लोगों के बीच में बक करने लग जाऊँ तो वो होता नहीं है एक्चुअली। समटाइम इंडिया टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। नेक्स्ट है इंडिया
समटाइम इंडिया टू कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर्स, और उसके इस कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर का मतलब है होता है जो वो बोल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट करता है। ऐसा कब हुआ? वो नैम का मेंबर है ना, नैम का मेंबर होने का मतलब है आप दोनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करोगे, और वो दूसरों को तो सीख देता रहता है कि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है। बट 1971 में खुद इंडिया यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, और उसने और जो है यूएसएसआर के साथ एक एग्रीमेंट फाइनल की, एक डील फाइनल की, वो भी 30 साल के लिए, है ना। तो ऐसा क्यों किया? तो बाकी लोग इसी कारण से इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बट देखो, कभी कभी किसी की मजबूरी रहती है। सपोज करो आज मेरे चावल में एक पत्थर आता है और मैंने गुस्से के मारे बोल दिया अब मैं कभी चावल नहीं खाऊंगा, है ना। बट ऐसा होता नहीं है ना। 10, 20, 15 या फिर 1 महीने के बाद फिर से हम चावल खाना स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उस समय हमको ज़रूरत थी रशिया की हेल्प की, इसलिए हमारी कंट्री ने रशिया के साथ डील की। ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस ऑल्सो इंडिया डेवलप्ड गुड रिलेशन इवन विद द यूएस in the name of diplomatic and military support. So this is the end of this lesson, and please do like our channel and subscribe also. Thank you so much.